स्टोरी की स्टार्टिंग उसाकी-सान के हॉस्पिटल से होती है, जहां रॉन की रिपोर्ट्स आने के बाद उसाकी उसे कहती है तुम्हारा क्रिमिनल्स को डेट के लिए प्रेशर करना कोई शुरुआती वजह नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी बड़ी लैब के अंदर रिसर्च करवा लेना चाहिए। अगर तुम चाहो तो एक रिकमेंडेशन लिख के मैं दे सकती हूँ। मैं मियाँ इसकी को आईची भेजी वाली थी ताकि वहाँ के रिचेस क्राइम के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी जा सके, पर साथ ही हमें मियाँ कहती है कि तुम्हें उसके ऊपर नजर रख रही होगी किराए कवासीमी। हैंड कलेक्टर के केस के बाद कवासीमी के केस सॉल्विंग रेट भी अब कम होते जा रहे हैं। इससे को यह चिंता लगती है, पर हमें मियाँ खुश होते हुए कहते हैं कि तुम्हें बस मुझे बताना है कि उसकी कंडीशन कितनी खराब है। इससे की रॉन को सभी चीज के बारे में बताता है और साथ आने की वजह भी पूछता है। रॉन उससे कहता है अगर कवासीमी डिप्रेशन में है, इसका मतलब हमारे पास केस आ सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे की इसे चिंता का नाम देता है, जिस कारण रॉन अपनी ही फीलिंग को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और इससे की से कहता है अपने विद्यार्थी दिनों में मैं दूसरों के मामले में बिल्कुल नहीं आता था। शायद इस वजह से मेरे पास एक दोस्त भी नहीं था, पर मेरे पास तुम हो मेरे इकलौते दोस्त। एसी को ये सुन के अच्छा लगता है। वकील की पार्टी याद करता है कि अब रॉन बदल रहा है। नागोया स्टेशन के ऊपर रॉन अपने किसी जरूरी काम से डर जाता है। वही इसी की आई चीफ रिफ्रेचर में जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। एसी की सभी से कवासी के बारे में पूछता है, तो सभी का कहना यही था कि कवासी अभी मेन सिटी पर पेट्रोलिंग कर रहा है। एसी की उसे मिलने जाता है क्योंकि यहाँ पे उसके पास लिमिटेड टाइम और शाम को उसे रिटर्न भी जाना है। एसी की कवासी को ढूंढ लेता है, जो कि किसी अंडरकवर ऑफिसर को सेव ना करने के लिए डांट रहा था। फिर जब उसे रियलाइज होता है ये अंडरकवर है, इसलिए माफी मांगता है और साथ ही में अपने बाकी साथी ऑफिसर्स का नाम भी वो याद नहीं रख पा रहा था, जिस कारण इसे की सोचता है तो सही में काफी प्रॉब्लम में है। फिर दोनों रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ कवासी इसी किसे कहता है मैं जानता हूँ हमें मियाँ कैसी है, उससे तुम्हें यहाँ मेरी हालत दिखने के लिए भेजा है ना। इसी की सरप्राइज था, तुम उसे कह देना कि मैं डूबती गहरे सागरों में डूब चुका हूँ। हायर अप से मुझे कई चीजें सुनाई है जो कि परेशानी नहीं है, पर यामाना के जाने के बाद मैं पहले की तरह चीजें नहीं देख पा रहा हूँ। आई चीफ रिफ्रेजर से इसे की अपनी ग्रैंडमा को पसंद है, ऐसे कई सारे सोवेनियर्स खरीदता है और मार्केट में चेतावनी पड़ता है, जिसके बारे में कवासी उसे बताता है कि मैट कमेलियन एक ऐसा रैंडम अटैकर है जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने के बाद उनके फोन लेकर चला जाता है। देखा जाए तो एक साधारण केस होना चाहिए, पर सभी विक्टिम्स की गवाही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, जैसे कि ये काम कई सारे लोगों ने किया हो। पर क्राइम सीन के ऊपर मौजूद सबूतों के हिसाब से वो एक ही पर्सन है, मानो जैसे उसके पास कैमेलियन की तरह रंग बदलने की ताकत हो। तभी उनकी आंखों के सामने एक रेड हुडी वाला पर्सन, जो कि वही हत्यारा था, एक आदमी के ऊपर हमला करते हुए उसका फोन लेके भाग रहा था, जिस वजह से चौस मच चुका था। कवासी इसी को कहता है कि तुम उसका पीछा करो, मैं विक्टिम को देखता हूँ। रेड हुडी वाला पर्सन काफी तेजी में भागता है, पर इसी की उसका पीछा नहीं छोड़ता। मार्केट एरिया पहुंचने के बाद वो रेड हुडी वाला पर्सन एक लेडी को धक्का देते हुए क्लोथ शॉप में छुप जाता है। कवासी के वहां आने तक इसी की उस जगह को हिरासत में लेता है और कवासी उसे बताता है वो लड़का यहाँ की लोकल यूनिवर्सिटी से था जो अब मारा जा चुका है। पहले तो ये एक सिंपल केस था, पर अब ये मर्डर केस बन चुका है। इसी की कवासी को क्रिमिनल के ना भागने पे कंफर्मेशन देता है, क्योंकि यहाँ का इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक है और एंट्रेंस से बाहर भी नहीं गया। उस समय शॉप में यही लोग मौजूद थे। क्रिमिनल ने अपने रेड हुडी शॉप में छुपा दिए, जो कि घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम है। कवासी अपनी ईगल आई का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को ऑब्जर्व करता है, पर अचानक से उसके आत्मविश्वास डगमगाने के साथ वो ये चीज नहीं कर पाता। न्यूरोसर्जिकल रिसर्च लैब से बाहर निकलने के बाद रॉन सिकी को कॉल करता है। एसी की रॉन का कॉल अटेंड करता है और यहाँ हुए मर्डर के बारे में सब कुछ बता देता है। रॉन कहता है कि ये चीज नामुमकिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने कदगाड़ी को बदले। ये केस साफ है, मैं आ रहा हूँ। इसी की सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के बावजूद भी क्रिमिनल की कोई साफ फोटो नहीं मिली है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक विक्टिम की हाइट करीबन 170 सेंटीमीटर्स होगी, जिस वजह से 2 लोग तो एलिमिनेट हो जाते हैं। और कवासी बोलता है कि शायद अब मैं कुछ कर सकता हूँ। अपनी ईगल आई से बचे हुए 3 लोगों को चेक करता है, पर फिर से उसका आत्मविश्वास डगमगाने के कारण वो हार मान लेता है। इससे की को कवासी के लिए बुरा लगता है, पर पीछे से ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें आसपास किसी अजीब आदमी को पकड़ा है। रॉन को आजाद करवाने के बाद कवासी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी स्किल्स की जरूरत है। तुम्हारा नाम कामोनी है ना? आज के दिन मैं कामोसेमी हूँ। कवासेमी कहता है कि मुझे यकीन है इसी की तुम्हें सभी डिटेल्स बता दी होगी, तो फिर तुम्हें क्या लगता है? रॉन कहता है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के बावजूद भला उसे सूट क्यों पहना था? कवासेमी बताता है कि वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के साथ पार्ट टाइम भी करा करता था। अगर तुम बाकी विक्टिम्स की लिस्ट भी देखोगे तो वो एक डिसेंट पर्सन थे और साथ ही में पार्ट टाइम वर्क करा करते थे। रहस्य को खोलने की चाबी यही से शुरू होती है। अगर सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स सूट पहन के काम करा करते थे, इसका मतलब उन्हें बैंक एम्प्लॉय की तरह दिखने को कहा गया होगा। नॉर्मल सिटीजन से पैसे लेके जाना और उनकी बताई हुई जगह पर रख देना, फिर उन सभी के ऊपर हमला करते हुए उनके फोन लेके भाग जाना ताकि ये चीज नॉर्मल से लगे। इस सब की आड़ में स्टूडेंट्स के फोन में से उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और बाकी सभी मैसेजेस डिलीट कर देना। अब तुम्हारी बारी है कवासीमी।
कवासी में आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वो रॉन से कहता है ये चीज अब मैं नहीं कर सकता हूँ। रॉन का महासी कवासी के स्टाइल में उसकी बॉडी के अंदर लुक्स निकालते हुए कहता है कि तुम कई दिनों से सो नहीं रहे हो, तुम खा नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। यामाना को तो अभी धोखा मिल रहा है, जिस इंसान को वो पूछता था वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। ये लाइनें काफी थी कवासी को उसके पुराने शेप में लाने के लिए। रॉन ने जानबूझ के अपने ड्रेसिंग सेंस में कई सारी खामियां रखी थी ताकि कवासी उन्हें देख कर कुछ तो कहे, पर वो चीज अब काम आ रही है। इसे कभी ये देख के अजीब लगता है। यहाँ से अब कवासी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है क्योंकि अब उसकी एक लाइफ पूरी तरीके से वर्क करने लगी थी। कवासी का कहना है चौराहे से टर्न लेते समय रेड वाले पर्सन का इरादा अपना टाइम देखना था, ना कि किसी महिला को चोट पहुंचाना। कल्प्रिट ने राइट टर्न लिया क्योंकि कुछ ही समय में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था, पर उसकी गाड़ी ने धोखा दे दिया और उस शॉप में आ फंसा और उसकी गाड़ी अभी भी उसके हाथों में है। ऑफिसर उस आदमी की डिटेल्स चेक करने के बाद बताता है कि सब कुछ फर्जी है। कवासी का कहना है अभी भी हमें वो फोन और रेड हुडी नहीं मिले हैं, जो कि शॉप में ही कहीं छुपाई गई होगी। रॉन अपना सिग्नेचर पोस्ट लेने के बाद कह रहा है कि सब चीज हमारी आंखों के सामने ही जो है। कवासी सभी चीजों को समझ जाता है और सभी सस्पेक्ट को उनके घर जाने देता है। शाम के समय कल्प्रिट शॉप में आ जाता है और खुद को साथी समझते हुए मैनी की तरफ आगे बढ़ता है। उसके फोन को टच करते ही वहाँ पूरी पुलिस टीम उसको घेर लेती है। कवासी कहता है बहुत खूब बच्चे, तुम पकड़े गए हो। उसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, बट तभी कवासी कहता है अभी भी कुछ गड़बड़ है। केमियो तुम्हारी टाइप 0.5 मिलीमीटर देरी क्यों है। ऐसे की और टोक्यो के निकल चुके थे। कवासी उन्हें फोन करके बताता है कि हमने मैट कैमिलर को पकड़ लिया है। ऐसे की तो खुश था, पर रॉन खुश नहीं था क्योंकि उसे वहाँ ज्यादा चीजें करने को नहीं मिली। ऐसे की उसके सटोरी काम के बारे में पूछता है तो रॉन उसे बताता है मैं यहाँ के न्यूरोसर्जिकल लैब में आया था मुफुसान के कहने पर। सभी रिजल्ट के आने के बाद मेरे क्रिमिनल्स को डेथ के लिए प्रेशर न करने का एक ही तरीका है। ऐसे की रॉन के लिए खुश था, पर रॉन को चिंता हो रही थी।